नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान वापी चैनल पे। चलिए हम आज हिंदी की पहली क्लास आज हमारी है और हम समझेंगे कि हिंदी अगर मैं बोल रहा हूं तो हिंदी का मतलब क्या होता है, हिंदी है क्या। पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि हिंदी है क्या। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। और अगर तीसरे शब्द की बात करूं, तीसरे प्रश्न की बात करूं मैं, तो यह बनेगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई। ये तीन शब्द जो कि आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला क्या मैंने बोला, पहला बोला कि हिंदी क्या है, दूसरा बोला मैंने कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, और तीसरा मैंने बोला कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ये चीजें हम जानने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एक एक टॉपिक नोट करते चलिएगा, ध्यान से और समझते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला वह क्या था, पहले प्रश्न मैंने बोला कि हिंदी क्या है, और देखते चलिएगा इसका उत्तर भी, हिंदी क्या है। ध्यान दीजिए, हिंदी क्या है। जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है, कोई प्रश्न पूछता है कि हिंदी क्या है, तो आपके माइंड में दो ही उत्तर आते हैं। पहला कि भैया यह हमारी राष्ट्रभाषा है, सबसे पहला आंसर आपके दिमाग में यह आता है कि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर उससे भी आगे कुछ आप सोचते हो तो आप कहते हो नहीं नहीं, यह हमारी मातृभाषा है। क्या बोलते हो, मातृभाषा है। अब देखो, यह दो चीजें आप बोल लेते हो, उसके बाद भी कोई अगर थोड़ा सा आगे सोच लेता है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये दोनों में से भी नहीं है, वो तो राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। अब जरा ध्यान से समझिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूं, क्या कि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और राजभाषा, ये तीन चीजें ही आप हिंदी के बारे में बताते हो कि हिंदी यही है। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि हिंदी क्या है। पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, हिंदी क्या है, हिंदी भाषा क्या है, यह नहीं पूछा जा रहा है। या फिर हिंदी आपकी क्या लगती है, हिंदी आपके साथ हिंदी का क्या संबंध है, यह नहीं पूछा जा रहा है। हिंदी क्या है, जब यह पूछा जाए तो आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा है। यह आपको ध्यान रखना है कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। जिस प्रकार से संस्कृत एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, तेलुगु एक भाषा है, उसी प्रकार से हिंदी भी एक भाषा है। जिस प्रकार से आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इंग्लिश, तो आप आंसर देते हो कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, देन आप बोलते हो कि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये सेकेंड टाइप है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी एक भाषा है। दूसरी जब पॉइंट पहुंचोगे तो हिंदी आपकी क्या है, तो मातृभाषा है, और हिंदी भारत की क्या है, तो राजभाषा है। तीन चीजें, तीन शब्द, तीनों के प्रश्न अलग होने चाहिए, तब जाके आपके उत्तर भी अलग होंगे। और समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको कि ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि हिंदी क्या है, ऐसे नहीं कभी भी पेपर में पूछा है हिंदी भारत की क्या है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है, हिंदी या फिर संविधान के अनुसार किस भाषा को भारत का राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ऐसे पूछा जाता है। या नहीं पूछा जाता कि हिंदी क्या है। हिंदी क्या है अगर प्रश्न आएगा तो उसका सीधा सा आंसर भाषा है, क्लियर कट आंसर है, ध्यान रखिएगा। और राजभाषा की जहां तक मैं बात करूं तो राजभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है, तो मातृभाषा मतलब मातृ एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरा। वैसे तो यह माँ का तत्सम रूप है, यह माँ का, माँ शब्द जो आप बोलते हो मम्मी को, उस माँ शब्द का तत्सम रूप मातृ होता है। और मातृभाषा जिसको इंग्लिश में नेटिव लैंग्वेज आप कहते हो, यह मातृभाषा यानी जिस माँ की भाषा आप सीखते हो, मम्मी से जो भाषा आप सीखते हो, तो तकरीबन जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, 9 क्षेत्र हैं हमारे पूरे भारत में जिसको हिंदी भाषी क्षेत्र बोला जाता है। 9 राज्य ऐसे हैं जिनको हिंदी भाषी क्षेत्र बोला जाता है। तो इस क्षेत्र की जो मातृभाषा है, वहां का जो बच्चा पैदा होगा तो वह कौन सी भाषा बोलेगा, तो वह भाषा जब सीखेगा तो वह अपनी भाषा जो घर में बोली जाती है उसके वह भाषा सीखेगा बोलना, तो तकरीबन वह हिंदी ही होती है। ज्यादातर
वह हिंदी ही सीखता है। जैसे एक दक्षिण भारत का बालक है, मान लीजिए दक्षिण भारत में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, तो वह सबसे पहले कौन सी भाषा जानेगा? इंग्लिश जानेगा? नहीं, सबसे पहले या तो तमिल जानेगा, या फिर तेलुगु जानेगा, या फिर कन्नड़ जानेगा। यानी दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र में वह पैदा हुआ और जो उसका परिवार बोलता है जो भाषा, उसी भाषा का प्रयोग वह बालक करना शुरू करेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। अगली चीज कि राजभाषा, जब आप देखोगे कि राजभाषा क्या होती है, तो राजभाषा का मतलब होता है आपके देश की भाषा को राजभाषा कहते हैं, या फिर जिस भाषा को आपके देश के द्वारा संविधान के तहत मान्यता मिली कि यह हमारे कामकाज की भाषा है या हमारे कामकाज करने के लिए आधिकारिक भाषा है, तो उसी को हम राजकीय भाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा आपके भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 343 ध्यान रखिएगा, इस 343 के तहत यह लिखा गया है कि हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी, ऐसा लिखा गया उसमें। तो यह ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आपकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो यह 3 शब्द मैंने आपको बताया कि हिंदी क्या है। इसके अंतर्गत मैंने पहला प्रश्न का आपका उत्तर दिया कि हिंदी क्या है, तो हिंदी भाषा है। हिंदी आपकी क्या है, तो हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी आपके भारत देश की क्या है, तो हिंदी आपके भारत देश की राजभाषा है। ये 3 प्रश्न, 3 उत्तर आपको मैंने दिए। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है वह जरा समझिए। अगला प्रश्न हमने आपसे कहा था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न जो हमने लिखा था वो है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा क्या है? लिखा है हमने कि भैया हिंदी किस भाषा का शब्द है, यानी ये हिंदी जो है ये कौन सी भाषा में आती है, या हिंदी जो शब्द है किस भाषा के शब्दकोश में इसको रखा जाएगा। क्या यह हिंदी की ही भाषा है? हमारी हिंदी जो हम बोलते हैं उसी के अंतर्गत हमने हिंदी भी रख लिया, या फिर यह संस्कृत की भाषा है, या फिर यह संस्कृत भाषा का शब्द है, या फिर यह किसी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह जानना जरूरी है। और यह प्रश्न कई बार आपके प्रश्नोत्तरी में, आपके पेपर में, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह जो प्रश्न मैंने लिखा है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, यह प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि आपके देश में जब आक्रमणकारी आए, तो आक्रमणकारी जो थे वो आपके देश में जब घुसने लगे, तो सबसे पहले आपके यहाँ पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली जब आए तो उनकी भाषा पोस्तो होती है। पुर्तगाली के बाद फारसी आए, यहाँ पर फारस के जो लोग थे उनकी भाषा फारसी होती है। जो लोग मुगल शासक आए उनकी भी भाषा फारसी, अरबी, उर्दू ये मिक्सचर थी। उर्दू तो एक्चुअली यहीं की जन्मी हुई भाषा है जो कि अरबी और फारसी से प्रभावित है। मुगल शासक आए थे, जो मुगल लोग आए थे या फिर जो पुर्तगाली आए थे आपके देश में, उनकी भाषा जो थी, जैसे फारसी, जो मुगल लोग जो आए थे उनकी भाषा फारसी थी। अब इस फारसी भाषा में जब आप देखोगे तो इस फारसी भाषा में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स अक्षर नहीं होता। ये जो दंत श है यह दंत स नहीं होता, और इस दंत श की जगह पे वो क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, यह ऊंचे लेवल की बात मैं बता रहा हूं। आपको अगर डिस्क्रिप्टिव भी पेपर देना हो तो भी यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको यह जानकर अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूं कि स नहीं बोला जाता, ह में स नहीं होता। फारसी में स नहीं होता, स की जगह पे ह का उच्चारण किया जाता है। तो वो जो मुगल लोग थे वो आपके देश में कहां से घुसे थे? तो आपके देश में सिंधु नदी के किनारे से घुसे थे, सिंधु नदी की तरफ से घुसे थे। तो जब सिंधु नदी की तरफ से वो घुसे तो उस नदी को उन्होंने कहा,
उस नदी को उन्होंने स की जगह पे ह नाम दे दिया और हिंदू बोला। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग वहां उस समय रहा करते थे, यानी सिंधु को उन्होंने बोला कि हिंदू, और हिंदू के द्वारा उन्होंने ही इजाद किया कि भैया ऐसा है कि यहाँ पर रहने वाले सारे लोग क्या हैं, हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, ऐसा बोला। हुआ क्या, समय आगे बढ़ा तो इस हिंदू की भाषा को इन्होंने नाम दिया हिंदवी। ध्यान रखिएगा, हिंदवी। और ह बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स बोलने नहीं आता है, तो स बोलने नहीं आता है तो ह निकल रहा है उनके। किसी तोतले बोलने वाले बच्चे को कभी देखा है, जब स बोलता है तो स की जगह पे ह निकलता है उसका, या फ निकलता है, दो ही अक्षर निकलते हैं, फ या फिर स, ह। तो वह ह बार बार उच्चारण कर रहे थे, तो हिंदुओं की भाषा को उन्होंने हिंदवी बोला, यानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हिंदू बोला, और जो उनकी भाषा है उसको हिंदवी बोला। और इसी हिंदवी से आगे चलकर आपकी हिंदी पैदा हुई है, ध्यान रखना। इसी से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो मैंने हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपको बताई कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपकी मुगलों के द्वारा हुई। और इसीलिए आपको मैं बता दूं कि जब आपसे पूछा जाए कि यह हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपका उत्तर होगा कि सर ये फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, यह किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। और यह बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है, आपको बता दूं बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। यह दूसरा प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा प्रश्न भी मैंने आपको बताया। अब अगला प्रश्न जो था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए, अब उसके लिए ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट, और फिर हम इस पे चर्चा करते चलेंगे। देखिए, लिखते हैं, प्रश्न क्या था हमारा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और एक एक पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा, पॉज कीजिए, पॉज करके पीछे देखिए, फिर से उसको रिपीट करके, और फिर आप क्या कीजिए, फिर से इसको आराम से देखकर नोट करते हुए तब चलिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करिए, ताकि जब हम अगला क्लास ले आपको, तो अगली क्लास में हम आपको बता सकें उन चीजों के बारे में। देखिए, हिंदी की उत्पत्ति पे जब हम विचार करते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिंदी की जब उत्पत्ति की बात हम करते हैं तो क्या आता है हमारे मन में, सबसे पहले आपके मन में यही आता है कि सर संस्कृत से हुई है, सर संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्या जरूरी है कि संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति मानी जाएगी? अगर आपके ऑप्शन में दे दे कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश, फिर आप क्या करोगे, फिर आपका आंसर क्या होगा? तो कई लोगों का आंसर होगा कि सर फिर भी संस्कृत ही होगा। कई लोग जो हिंदी साहित्य से रिलेट करते होंगे, पढ़े होंगे, उनका जवाब होगा कि सर लौकिक संस्कृत भी हो सकता है, वैदिक संस्कृत भी हो सकता है वो कहेंगे। लेकिन जिनको अच्छी नॉलेज होगी उनको पता होगा इस बात का कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके ऑप्शन में संस्कृत के जगह पे वैदिक संस्कृत दिया है, संस्कृत वैदिक संस्कृत दोनों साथ में दिया है, तो आप प्रिफर किसको करोगे? हमेशा ध्यान रखना कि हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? वैदिक संस्कृत से मानी जाती है, न कि संस्कृत से मानी जाती है। तो देखिए, हिंदी की एक उत्पत्ति का छोटा सा मैं आपको भाग बताता हूं कि हिंदी सबसे पहले उत्पन्न हुई संस्कृत, सबसे पहले आपके देश की भाषा बनी संस्कृत। चलिए, बात कर रहे थे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो संस्कृत शब्द होता है, संस्कृत सबसे पहली भाषा आपके देश में आई, जिसको हिंदी की उत्पत्ति के तौर पे बता रहा हूं। नहीं तो अगर आप बात करेंगे कि सर तमिल वाले लोगों का यह तर्क होता है कि तमिल भाषा पहले आई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उस पे तर्क पे हमें नहीं जाना। हमें बात यह करनी कि हिंदी की उत्पत्ति में जब बात करते हैं तो सबसे पहले संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की थी। संस्कृत भाषा भी कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा। संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की थी। दो प्रकार की कैसे थी भैया? पहली जो हुई उसको बोला गया वैदिक। क्या बोला गया? वैदिक संस्कृत। यानी
वैदिक संस्कृत क्या थी? वैदिक संस्कृत थी जो कि वेदों की भाषा थी। वेदों की भाषा, वेदों की भाषा, वेदों की भाषा को वैदिक संस्कृत बोला गया। वेदों की भाषा को वैदिक संस्कृत बोला गया। आपके यहाँ जितने भी वेद लिखे गए सारे के सारे वेदों की भाषा क्या हुई? संस्कृत हुई। मैं वेदों की ही बोल रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। नहीं तो ऋषि मुनियों की भाषा या फिर उन्होंने जितने संस्कृत में आप कैसे कह सकते हैं जितने भी पहले पूजा अर्चन के जो भी नियम निकले वो सारे के सारे कहां पे हैं? उनकी भाषा वैदिक संस्कृत कहलाई। जैसे जैसे देखो तो एक यास्क मुनि थे, एक मुनि का नाम था जिनका नाम था यास्क। अब यास्क मुनि ने एक रचना की, उस रचना संस्कृत की एक रचना की, उस रचना की भाषा कौन सी हो गई? तो वह रचना की भाषा हो गई वैदिक संस्कृत। तो यह उदाहरण ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यास्क बहुत प्रसिद्ध मुनि थे, बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे। जैसे पाणिनि को हम ले लेते हैं, पाणिनि को। तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी, तो पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखी तो अष्टाध्यायी की भाषा क्या थी भैया? अष्टाध्यायी की भाषा आपकी वैदिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत नहीं थी। इसीलिए लोगों ने उस पाणिनि के अष्टाध्यायी यानी व्याकरण शास्त्र है, संस्कृत का एक व्याकरण शास्त्र है, बृहद व्याकरण शास्त्र, पहला व्याकरण शास्त्र है संस्कृत का। तो इस अष्टाध्यायी को लोगों ने समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि लौकिक भाषा थी नहीं। अब जब बात आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और देखिए जब भाषा आगे बढ़ी तो भाषा जो हुई, दूसरी भाषा जो पैदा हुई वह हो गई, दूसरी जो हुई इसी वैदिक संस्कृत को आगे चलकर जब लोगों तक यह भाषा पहुंच गई, लोगों में बोली जाने लगी, लोगों के द्वारा समझी जाने लगी, तो इस भाषा को हमने नाम दे दिया लौकिक। ध्यान रखना इस पॉइंट को, लौकिक। अब ये लौकिक बोली जाने लगी। चेक। लौकिक के समय में आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे रचनाएं लिखी गई जो कि लोगों के लिए लिखी गई, लोगों को समझाने के लिए लिखी गई कि भैया संस्कृत में आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। जैसे अगर आप देखो तो किरातार्जुनीय का अगर रचना देखो तो वह लौकिक संस्कृत में पाई जाती है। किरातार्जुनीयम का जो रचना है वो लौकिक संस्कृत में पाई जाती है। अगर आप देखो कि इस अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा गया, महाभाष्य लिखा गया, तो वह महाभाष्य की जो भाषा है वो लौकिक भाषा है, लौकिक संस्कृत की भाषा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको समझना शुरू किया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यह लौकिक संस्कृत जब आगे बढ़ी, देखो जरा, यह लौकिक संस्कृत जब आगे बढ़ी तो यही लौकिक संस्कृत आगे चलकर पाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। ध्यान रखना, पाली भाषा बन गई। क्या हो गई? पाली भाषा। और यही पाली भाषा जो मैं कह रहा हूं, इसी पाली भाषा के समय आपके महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, और इसीलिए इस भाषा को हम बोलते हैं, मैं इसकी सारी भाषाओं की, जैसे वैदिक भाषा की अंतर्गत मैंने लिखा ना कि वेदों की भाषा यास्क पाणिनि, लौकिक भाषा में मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंतर्गत महाभाष्य लिखा गया, किरातार्जुनीयम की जो भाषा थी, या फिर वाल्मीकि रामायण कह लीजिए, वाल्मीकि रामायण की भी भाषा आपकी लौकिक संस्कृत है। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा उसको पढ़ी गई थी। अब बात कर लेते हैं कि जब भाषा आगे बढ़ी पाली, तो पाली में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। तो महात्मा बुद्ध अगर कोई उपदेश दे रहे हैं या फिर कोई भी ऋषि महात्मा अगर अपना उपदेश देंगे और लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से देंगे, तो किस भाषा में देंगे? जिस भाषा को लोग समझ सके, जो भाषा लोगों तक सहज रूप में जा सके। तो यह ध्यान रखिएगा कि पाली जो है वो प्रथम जन भाषा है। क्या बोली जाती है? प्रथम जन भाषा या फिर देश भाषा, प्रथम देश भाषा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि पहली देश भाषा बताइए, तो पहली देश भाषा आपकी क्या है? पाली है। और पाली में ही हमारे महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए वो पाली भाषा में ही दिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और पाली से जब बात आगे बढ़ती है, जब पाली से बात आगे बढ़ती है तो पाली के बाद दूसरी भाषा आई जिसको हम प्राकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। अब प्राकृत क्या होता है भैया? यह प्राकृतिक भाषा के क्या विशेषताएं थी या फिर क्या मतलब था, मकसद क्या था? देखो,
जब दो धर्मों की बात होती है और दो धर्मों की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, उस धर्म में हमेशा द्वंद्व छिड़ता है, हमेशा द्वंद्व होता है। और द्वंद्व जो होता है केवल सामाजिक रूप में नहीं होता, भाषा के आधार पर भी द्वंद्व छिड़ता है। और वही द्वंद्व पाली और प्राकृत में छिड़ा। पाली जो थी वो महात्मा बुद्ध के समय की भाषा, यानी महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रसार उसमें हो रहा था। जब हमारे देश में जब महात्मा बुद्ध के बाद जैन धर्म आया और महावीर जैन का समय आया, तो उन्होंने भी अपने उपदेशों को क्या किया, प्रचार प्रसार किया। जो जैन अनुयायी थे उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। हुआ क्या कि उनको द्वंद्व ये था, उनका झगड़ा ये था, उन्होंने कहा कि मैं पाली में क्यों दूं, हम पाली में अपना उपदेश क्यों दें। उनका मानना यही था और इसीलिए इस प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ और एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। और इस भाषा में कुछ खास नहीं, महावीर जैन के यानी जैन धर्म के उपदेश दिए गए। ठीक है, जैन धर्म के जितने भी उपदेश है वो सारे प्राकृत भाषा में हुए। अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे बात करूं कि पाली के समय अगर बात की जाए कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हुए उनको संकलन करके जो लिखा गया है, आपको पता होगा कि त्रिपिटक लिखा गया, तो त्रिपिटक की भाषा पाली होती है। और इनके समय धम्मपद लिखे गए तो धम्मपद की भाषा प्राकृत होती है। अब बात आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समय को आगे खींचते हैं। और जब बात आगे बढ़ी तो एक समय ऐसा भी आया कि इन दोनों भाषाओं का विलुप्तीकरण हो गया, लोप होने लगा। और लोप होने के साथ साथ लोगों की लौकिक जो भाषा थी, जो लोकल स्तर पे जिसको कहते हैं आप, तो एक सामान्य स्तर पर कस्बे के रूप में या फिर भौगोलिक स्तर पर जो आपका देश था वो बंटना शुरू हो गया भाषा के आधार पर। तो 5 भाषाएं लिखी आई, 5 भाषाओं का समूह बन गया और उस पूरे समूह को हमने एक नाम दे दिया, उसको हमने बोला अपभ्रंश। क्या बोला? अपभ्रंश बात बोला गया, ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश बोला गया। अगर आपसे कोई यह प्रश्न कर दे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपसे प्रश्न आ जाए कि अपभ्रंश में कितनी भाषाओं का समूह था, बताइए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपभ्रंश 5 भाषाओं से मिलकर बना हुआ था। यानी अगर बात की जाए कि अपभ्रंश की उपभाषाएं कितनी थी, तो अपभ्रंश में 5 तरह के अपभ्रंश उपभाषाएं हुई थी उस समय। तो अपभ्रंश जो था ये ऐसी भाषा थी कि भौगोलिक रूप से आपका देश क्या था, 5 भाषा के आधार पर भौगोलिक जो देश था वह 5 भागों में विभक्त था। उसको हमने सम्मिलित किया, सम्मिलित करके हमने अपभ्रंश नाम दे दिया। अब बात करते हैं कि भाषा भैया आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। हमारी भाषा जो थी उसको एक नवीन रूप दे दिया गया, उसको नाम दिया गया अवहट्ट। देखते अवहट्ट नाम दिया, अवहट्ट हो गई हमारी भाषा। और जब अवहट्ट हो गई तो अवहट्ट के बाद धीरे धीरे यह अवहट्ट ज्यादा विकसित नहीं हो पाई और अवहट्ट के बाद हमने इसको नाम बदलकर प्राचीन हिंदी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, व्याकरण नहीं चेंज हुआ, अक्षर ज्यादा नहीं चेंज हुए, तो कुछ तुकांत शब्द या फिर जैसे कहे कि कुछ शब्दों में, कुछ अक्षरों में परिवर्तन जरूर आया, लेकिन ज्यादा व्याकरणिक परिवर्तन नहीं हुए। यह अवहट्ट और प्राचीन हिंदी के मध्य की बात है। तो प्राचीन हिंदी आ गई, जिस समय आपको याद होगा कि सदासुख लाल या फिर मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये लोग जो लल्लू लाल, इन लोगों की जो रचनाएं होती हैं उनको प्राचीन हिंदी बोलते हैं। और प्राचीन हिंदी के बाद 1850 का एक समय आया, जिस समय आपको याद होगा कि हमारे देश में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। और उस भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के साथ ही हमारी आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी की शुरुआत 1850 से मानी जाती है। और यही भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो कि 1863 में जब यह बड़े हुए तो थोड़े से बड़े होते ही इनको ऐसी रचनाएं इन्होंने करनी शुरू कर दी कि इनको आधुनिक हिंदी का जनक बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है एक बार, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया कि आधुनिक हिंदी के जनक कौन, तो आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र।
यह प्रश्न साहित्य का है, लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति में आया तो इसलिए मैंने यह पॉइंट बता दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, अब आपके सामने है, आप देख सकते हो एक चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की उत्पत्ति किससे है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से है। किससे है? मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से है। अगर वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत आपके ऑप्शन में नहीं है, तब आप संस्कृत को प्रीफर करोगे। तब आप किसको प्रीफर करोगे? संस्कृत को प्रीफर करोगे। अब थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं कि यह तो हुई उत्पत्ति की। एक प्रश्न और बनता है, इसी उत्पत्ति के आधार पर एक प्रश्न और बनता है। जरा मैं उत्पत्ति को हटा दूं और उत्पत्ति को हटाकर मैं केवल और केवल एक चीज और लिख दूं यहां पर। अगर आपको अगर केवल यह पूछ लूं कि हिंदी, वर्तमान हिंदी, सॉरी यहां पे मैं कर देता हूं वर्तमान हिंदी भाषा किससे प्रभावित है? किस भाषा से प्रभावित है? अब ध्यान दीजिए जरा, मैंने क्या आपसे प्रश्न किया? मैंने आपसे बताया कि वर्तमान हिंदी भाषा जो हमारी है वह किस भाषा से प्रभावित है। अब ध्यान देना, आपने उत्पत्ति का कारण तो पूरा का पूरा देख लिया कि उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन अब एक नया प्रश्न आपके सामने आ गया कि भैया ये प्रभावित किससे है? जो वर्तमान में आप बोल रहे हो, यह भाषा किससे प्रभावित है? अच्छा, वर्तमान में बोलने का मतलब क्या है? आप देखो, वर्तमान की जो हमारी हिंदी है, इसकी 5 उपभाषाएं हैं। तो वह 5 उपभाषाएं कहां से पैदा हो गई भैया? क्या अभी बनी है? नहीं, वह अभी किसी से प्रभावित है। 18 बोलियां हैं, वो 18 बोलियां कैसे गठित हुई, उन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न है कि यह प्रभावित किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर यह होगा कि वर्तमान हिंदी भाषा, या फिर यूं कहूं कि हिंदी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। हिंदी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है, यह इसका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति बताइए किससे हुई है, तो आपका उत्तर होगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। लेकिन अगर वही पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा किससे प्रभावित है, तो उसका उत्तर होगा अपभ्रंश से प्रभावित है। 2 पॉइंट बताए, दोनों पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और दोनों प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, आप उठा के चेक करोगे तो दोनों प्रश्न आए हुए हैं। यूपीपीएससी में आए हुए हैं, यूपीएससी में आए हुए हैं ये सारे पेपर। आरओ के पेपर में, प्रश्न पत्र में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यह तो मैंने आपको बता दिया हिंदी की उत्पत्ति। अब अपभ्रंश पे कल हम चर्चा करेंगे कि इस अपभ्रंश से कैसे हमारी हिंदी प्रभावित है, और यह भी जानेंगे कि आज के वर्तमान में जो हमारी हिंदी है, वर्तमान हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की 5 बोलियां, 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? तो 5 उपभाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, 5 उपभाषाएं हैं। तो इन 5 उपभाषाओं का, इन 5 उपभाषाओं की अगर बात हम करें, तो इन 5 उपभाषाओं को कहां से लिया गया है, कैसे वह प्रभावित है, कैसे वह बनी है, और उनके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो आज ही आपको बता दूं 18 बोलियां टोटल आती है। कितनी बोलियां आती है भैया? 18 बोलियां टोटल आती है। ध्यान रखना। और इन 18 बोलियों पर कल हम चर्चा करेंगे, और इसमें यह भी चर्चा हम करेंगे कि इनके क्षेत्र क्या है, इन बोलियों को नाम किसने दिया, यह सारी बातें हम कल करेंगे। आज यहीं तक की रहने देते हैं। और आज हमने आपको जो बताया, समरी इसकी बता दे, हमने आज क्या क्या चीजें सीखी। हमने सीखा कि हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी आपकी क्या है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भारत की क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। कैसे है, तो हिंदी भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा है। अगली चीज कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा की है, हिंदी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। और उसके बाद हमने जाना कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है, हिंदी का मूल उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हिंदी के मूल उत्पत्ति का कारण वैदिक संस्कृत है। और उसके बाद जाना कि हिंदी का विकास क्रम कैसा रहा, तो वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, फिर पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश,
अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद हमारी हिंदी विकसित हुई है। तो इस तरह से आपका पूरा मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया। कल हम जानेंगे कि 18 बोलियां जो हैं, 5 उपभाषाएं जो हैं, उनके क्षेत्र क्या है, उनको क्या नाम दिया जाता है अलग से, ये सारी बातें हम कल जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। और जो भी अगर आपको कमियां दिख रही हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो हमें आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम उसका निश्चित रूप से उसको देखेंगे और प्रश्न का उत्तर आपके देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।